हेलो दोस्तों। वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं भी शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हो, आज बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं। ये सभी छात्र छात्राएं जो बीए प्रथम सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं वो हिंदी ले रखे हैं। उनके लिए आज का जो मॉडल पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। और आपको बता दें कि इसमें सारे क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपको ही बताया जाता है इसमें, और अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते जो आपके पेपर में ना पूछा जाए। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, और वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक से आप लोग ज़रूर पढ़ते रहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको बार बार आपको बताया जाता है। और आज का जो मेन टॉपिक होगा वो आपका हिंदी साहित्य के कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर से संबंधित होगा। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। तो आइए चलते हैं आपके मॉडल पेपर की तरफ। मॉडल पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि आप लोग जैसे पढ़ेंगे उसी तरीके से आपके पेपर में सबसे ज़्यादा आंसर के अंक आपको प्राप्त होंगे। तो अच्छे से आप लोग लिखिए। और सबसे बड़ी बात ये होगी दोस्तों कि आपको इसमें दो चीज़ समझ में आएगा। एक तो आपको लिखने का ट्रिक पता हो जाता है, उसके बाद में फिर आपको पढ़ने का तरीका आज भी आता है कि हमें क्या चीज़ें पढ़ना होगा और किस तरीके से आंसर हमारे पेपर में पूछे जाते हैं और कैसे आपको लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। तो आइए चलते हैं आपको मॉडल पेपर की तरफ। अब आज का आपका मॉडल पेपर होगा दोस्तों कि बीए प्रथम वर्ष सेकेंड सेमेस्टर यानी हिंदी। प्रश्न पत्र होगा कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। टाइम होगा 3 घंटे, यानी NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये NEP का मतलब होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और 22 के अंतर्गत आपका आता है। अब यहाँ पे आप कहते हैं खंड आ से आपको सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर लिखना है वो 50 शब्दों में होना आवश्यक है। अब इसमें आपको हम बताएंगे पहला क्वेश्चन कि संक्षेपण। पहले का फर्स्ट आपको लिखना होगा कि संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ क्या है। संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आंसर में आपको लिखना होगा दोस्तों कुछ इस तरीके से। संक्षेपण का मतलब होता क्या है। सबसे पहले जानिए कि आप संक्षेपण हिंदी में आप लिखेंगे इसको कि हिंदी में संक्षेपण के लिए भाव संक्षेपण या संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त लेखन, सारलेख आदि अनेक शब्द प्रचलित है। पर जो भाव संक्षेपण शब्द से व्यक्त होता है वह अन्य समानांतर शब्दों में से नहीं। शब्द की एक रूपता भी आवश्यक है। संक्षेपण शब्द अन्य पर्याय शब्दों की तुलना में भी अधिक भाव और व्यंजक एवं सार्थक लगता है। इसका कारण यह है कि यह अपने अन्य प्रतिद्वंदियों से छोटा है और जिस रचना रूप हम लघुता का प्रयत्न करते हैं उसके नामकरण से भी लघुता का ध्यान होना चाहिए। तो ये आपका होता है संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ। उसके बाद में फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है कि वेब पेज किसे कहते हैं। वेब पेज किसे, इसमें आपका होता है वेब पेज का मतलब क्या होता है कि वेब पेज सूचना का एक अंश है। अगर वेब पेज की बात करें तो एक यह सूचना है और वेब पृष्ठों में HTML का प्रयोग करके निर्मित किया जाता है। HTML का प्रयोग करके क्या होता है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप टेक्स्ट के प्रयोग से क्या आता है इसको। अब इसमें आपको लिखना होगा कि HTML एक पद्धति है जो इंटरनेट पर फाइलें तथा हाइपर टेक्स्ट फाइलें स्थानांतरित करने के लिए क्या आता है, इसको HTML कहते हैं हम लोग। जैसे HTML होता है उसी तरीके से HTML आपका होता है। उसके बाद में आपका आता है सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन यानी कि पहला क्वेश्चन आपको संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ आपको बताई दिया कि संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संक्षेप का मतलब होता है संक्षेपण। तो संक्षेपण का मतलब आप लोग समझ ही गए हो कि संक्षेपण का संक्षेपीकरण भाव जो होता है वो अपने अपने अकॉर्डिंग करता है, यानी कि जिस रचना में हम लघुता का प्रयत्न करते हैं उसके नामकरण में लघुता का ध्यान जाना चाहिए। तो यही हमारा संक्षेपण होता है। वेब पेज में बता ही दिया आपको। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर में आपको लिखना होगा कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है और यह प्रोग्रामों, नियमों एवं क्रियाओं का समूह है
सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एवं हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर वह निर्देश है जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य कराने के लिए उसे दिया जाता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यह बताता है कि उसे क्या करना है, कब करना है और किस प्रकार करना है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है, यानी कि सॉफ्टवेयर पे अगर हम किसी चीज़ को देंगे तो वो क्या करेगा कि हमें सारी जानकारी उसी के अकॉर्डिंग आपको रखेगा। जैसे आप सॉफ्टवेयर ले लो, जैसे सॉफ्टवेयर डलवाते हैं आप, मान लो HTML का हो गया, या फिर आप उसके बाद में करेंगे जावा का हो गया, टैली का हो गया, तो ये सब सॉफ्टवेयर आपके हैं। तो ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चौथा क्वेश्चन, पल्लवन की परिभाषा दीजिए। आपका आता है दूसरा यानी कि चौथा क्वेश्चन आपका आता है पल्लवन की परिभाषा दीजिए। इसमें लिखना होगा पल्लवन की परिभाषा क्या है। आंसर लिखेंगे पल्लवन की परिभाषा अंग्रेजी विद्वान बेन के अनुसार कहा गया है, यानी कि अंग्रेजी जो विद्वान है यानी इंग्लिश मैन जो हैं वो बेन के अनुसार कहा गया है कि पल्लवन का अर्थ है किसी कथन को एक परिच्छेद में विस्तृत करना। यानी पल्लवन का अर्थ यानी कि पल्लवन का अर्थ है किसी कथन को, यानी कि कोई कथन है हमारा, उसको परिच्छेद से विस्तृत, यानी कि उसको पूर्ण रूप से हमें विच्छेद करना है, वही हमारा पल्लवन होता है। यानी इसमें मूल विचार को विकृत करने तथा अवांछनीय सामग्री देने का निषेध होता है। तो ये हमारा क्या होता है, पल्लवन होता है। उसके बाद फिर आपका आता है स्वयं पोर्टल। स्वयं पोर्टल किसे कहते हैं दोस्तों, ये भी आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। स्वयं पोर्टल का मतलब होता है, आंसर लिखें स्वयं पोर्टल, पाँचवा क्वेश्चन है पहले का। इसमें लिखना होगा स्वयं पोर्टल को शिक्षा नीति के निम्नलिखित 3 आधारभूत सिद्धांतों को प्राप्त करने के उद्देश्य में बनाया गया है। जो स्वयं पोर्टल होता है, पहला तो आता है इसमें आपका 3 आधारभूत कौन कौन से हैं। पहले में आपको आएगा कि पहुँच, पहले में आपका आएगा पहुँच, दूसरे में आपका आएगा निष्पक्षता, क्या आता है, निष्पक्षता, फिर तीसरा आपका आता है गुणवत्ता। तो ये 3 आपके जो शिक्षा नीति के निम्नलिखित पोर्टल हैं, आधार यानी कि आधारभूत सिद्धांत हैं। इसमें होगा कि स्वयं पोर्टल से कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई की जाती है और इस पर कला ग्रुप, विज्ञान ग्रुप, मानविकी, इंजीनियरिंग, तकनीकी शिक्षा, विधिज्ञ, चिकित्सा एवं कृषि आदि के ज्ञान प्राप्त किए जा सकते हैं। स्वयं पर उपलब्ध सारे पाठ्यक्रम निःशुल्क होता है। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि यूनिकोड क्या है। अब यूनिकोड का मतलब क्या होता है, यूनिकोड को आप लोग थोड़ा समझिए कि यूनिकोड, यहाँ पे आप लिखेंगे यूनिकोड का आशय, हेडिंग डालेंगे क्या, यूनिकोड का आशय। इसमें आएगा एक समान मानकीकृत कोड जिससे सभी लिपि चिन्हों की आवश्यकता को पूर्ति होती, यही हमारा होता है यूनिकोड आशय। यह प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष संख्या प्रदान करता है। यूनिकोड मुख्य रूप से नंबर से संबंधित है। यह प्रत्येक अक्षर के लिए एक संख्या निर्धारित करके अक्षर व वर्डों को संग्रहित करता है। यूनिकोड की स्थापना यूनिकोड स्टैंडर्ड, जो आधुनिक सॉफ्टवेयर उत्पादों एवं मानकों में पाठ की प्रस्तुति की निर्दिष्ट करता है। या फिर आप इसमें लिखेंगे कि विकास, विस्तार और इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, जिसे UCS ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट यानी कि ISO या IEC 104 से 46 मानक भी कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं यूनिकोड। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि छठा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपको बताया जाए कि स्वयं पोर्टल क्या होता है। उसके बाद में फिर आपका आता है कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। इंटरनेट का पूरा नाम होता है, तो ये भी आपका बार बार प्रश्न पूछाता है। इसमें आप लिखेंगे इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या होता है इसका पूरा नाम, इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। अगर बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट आज हमारे यानी कि भारत क्या पूरे विश्व में महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अगर इंटरनेट नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर हम आपको कुछ भी ये आपको पढ़ा रहे हैं तो ये इंटरनेट के माध्यम से, आपके माध्यम
तक पहुंचा रहे हैं। तो ये हमारा इंटरनेशनल नेटवर्क होता है, जो हम कहीं भी विदेशों से कुछ चीज़ें भेजना हो या फिर आप लोगों के तरफ आने की वीडियो भेजना है, आप लोग को पढ़ना है, जब तक आपको इंटरनेट नहीं होगा तब तक आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, यानी कि आपका 7वां क्वेश्चन कि कार्यालयी हिंदी की परिभाषा दीजिए। कार्यालयी हिंदी का परिभाषा क्या होता है। अब कार्यालयी हिंदी की परिभाषा हेडिंग डालेंगे आप, इसमें लिखेंगे कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के अनुसार कहा गया है कि वह भाषा जो सरकारी कामकाज एवं न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो वो राष्ट्रभाषा है, उसे हम कार्यालयी हिंदी कहते हैं। फिर यह डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने कहा है कि वह भाषा जो एक दूसरे से, यानी कि वह भाषा जो एक देश दूसरे देश के राजनयिक पत्र व्यवहार या बातचीत में होती है, यह भाषा अत्यंत श्रेष्ठ तथा औपचारिक होती है। तो ये क्या होता है, कार्यालयी हिंदी है हमारी, यानी कि इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से आपको बताया गया है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9वां बात करें तो 9वां क्वेश्चन है कि प्रारूपण, यानी कि प्रारूपण को स्पष्ट कीजिए। प्रारूपण क्या होता है, ये चीज़ें भी आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। प्रारूपण को स्पष्ट कीजिए, ये भी आपका क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और ये आपके क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखें तो ये भी आपको मिलता है। प्रारूपण का मतलब होता है कि प्रारूपण को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर प्रारूपण की बात करें तो इसे हम ड्राफ्टिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में कुछ इस तरीके से लिखा होता है, ड्राफ्टिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। ड्राफ्टिंग का अर्थ है किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करना है। मान लो कोई कार्य करना है हमें, तो उसका एक नोट्स तैयार करते हैं। अगर आप लोग जिसे पढ़ते हैं तो ये रूपरेखा तैयार है। ये अगर मॉडल पेपर की बात करें तो इसे हम कहते हैं रूपरेखा। इसी के जरिए आप लोग पेपर दे सकते हैं और जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलने के चांस होते हैं। फिर इसमें आपको लिखना होगा कि सामान्य अर्थों में प्रारूपण से अभिप्राय पत्रों, सूचनाओं, परिपत्रों और समझौतों के प्रारूप तैयार करने से है, जिन्हें सरकारी कार्यालयों और व्यवसायिक संस्थानों में आए दिन तैयार किया जाता है। फिर आपका आता है ईमेल से आप क्या समझते हैं, यानी ईमेल का मतलब क्या होता है। यह भी आपका क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया। उसका 10वां है कि ईमेल से आप क्या समझते हैं। ईमेल का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक, इसमें लिखना होगा आपको, इसमें आपको लिखना 2 या 2 से अधिक एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों द्वारा एक दूसरे की सूचनाओं को ग्रहण करना और भेजना, यही ईमेल होता है। आजकल ईमेल का प्रचलन अधिक बढ़ गया है। ईमेल पर सूचना भेजना डाक से भी सस्ता है। ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत और व्यावसायिक सभी प्रकार की सूचनाओं को आदान प्रदान किया जा सकता है। कंप्यूटर प्रोग्राम भी ईमेल किए जा सकते हैं। तो ये होता है ईमेल। तो इस तरीके से आपको हमने सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन बता दिया, क्योंकि ये सारे नॉर्मल क्वेश्चन हैं। आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा होगा, और आपको मैं पूर्ण रूप से अच्छे बताने का प्रयास भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। उसके बाद फिर आपका आता है खंड बा, यानी कि सेक्शन बी। इसमें आपको केवल 5 प्रश्न करने हैं, लेकिन मैं आपको 7 क्वेश्चन यहाँ पे अपडेट करा दिया हूँ। सातों मैं आपको बता दूंगा इसमें, लेकिन आपको इसमें 7 में से 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर लिखना है वो केवल आपको 200 शब्दों में होगा। इसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा, पहला क्वेश्चन होता है कि हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आप लोग लिखेंगे कि संविधान, यानी कि संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि भारत की राजभाषा किस भाषा को बनाया जाए। काफ़ी विचार विमर्श के उपरांत 14 सितंबर, यानी कि 14 सितंबर 1949 में 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। यानी हिंदी जो भाषा की, यानी हिंदी जो भारत की राजभाषा बनाई गई वो क्या कब बनाई, 14 सितंबर 1949 को। संविधान के भाग
17 के अनुच्छेद 343 का के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, किंतु इसी अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया कि संविधान के प्रारंभ होने से 25 वर्ष की कालावधि के लिए उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए भारत अंग्रेजी का प्रयोग भी होता रहेगा, जिसके लिए वह पहले से प्रयुक्त होती रही है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ अतः 15 वर्षों तक की अवधि 26 जनवरी 1965 तक की समाप्त हो गई, किंतु राजनीतिक दबाव के चलते सरकार ने अवधि को आगे बढ़ा दिया। परिणामतः अंग्रेजी का प्रयोग राजकीय कार्यों में अब भी हो रहा है। भारत की राजभाषा होने पर भी हिंदी को अभी भी अंग्रेजी में से मुकाबला करना पड़ रहा है। संविधान में राजभाषा संबंधी अनुभाग 17 के अध्याय 1 में यानी अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को घोषित किया है। 343 में क्या किया गया है? 343 में आपको देवनागरी भाषा और राजभाषा हिंदी ये लिपि आपको घोषित की है और अंकों का प्रयोग वही रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित है। अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 45 यानी 345, 46 और 47 में प्रादेशिक भाषाओं संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय यानी उच्च न्यायालयों, संसद एवं विधान मंडलों में प्रस्तुत विधायकों की भाषा के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित विधियां एवं अधिनियमित करने की प्रक्रियाओं का वर्णन है। अनुच्छेद 350 में जनसाधारण की शिकायतें दूर करने के लिए आवेदन में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा तथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं देने और भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा निर्देश का प्रावधान किया गया है। उसके अनुच्छेद 351 में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्व को उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार, प्रसार और विकास के लिए उसे करना है। इसलिए इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति ने अधिसूचना संख्या 59/2054 दिनांक 3/12/55 के द्वारा सरकारी यानी परियोजनाओं के हिंदी भाषा आदेश 1955 जारी किया है। इसमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों से किया गया। पहला इसमें आएगा कि जनता के साथ पत्र व्यवहार के लिए। दूसरा प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी संकल्प, संसद में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के लिए। फिर तीसरा हिंदी भाषी राज्यों के साथ पत्र व्यवहार के लिए। फिर चौथा अन्य देशों के सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्र व्यवहार के लिए। फिर पाँचवा आता है संधियों एवं ऋणों के लिए। स्पष्ट है कि संविधान में हिंदी को वह स्थान दिया गया है जो किसी राजभाषा को मिलना चाहिए, किंतु साथ ही अंग्रेजी का विकल्प भी है। परिणामतः अंग्रेजी भक्त अधिकारी हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग निरंतर कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको लिखना है कि शोध के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके प्रमुख उद्देश्य भी लिखने हैं। आंसर में लिखना होगा दूसरा क्वेश्चन आपका कि शोध एक कर्मिक प्रक्रिया होती है। सभी शोध प्रक्रियाएं कई प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है जो एक दूसरे के परस्पर जुड़ी होती हैं। इसमें शोध की प्रक्रिया जो है वो 6 सोपान अधिकरण में किया गया है। जो आपका प्रथम चरण है समस्या का चयन। प्रथम चरण में शोध की समस्याओं की चयन किया जाता है एवं समस्याओं की सीमा का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए गंभीर चिंतन की आवश्यकता होती है। दूसरा द्वितीय चरण आता है कि परिकल्पना का प्रतिपादन। इन द्वितीय चरण में परिकल्पनाओं के माध्यम से समस्याओं के संभावित समाधान के नियमित कथन दिए जाते हैं। तीसरा आपका है कि तृतीय चरण में शोध की रूपरेखा। इस चरण में शोध के परिकल्पनाओं की पुष्टि हेतु एक रूपरेखा तैयार की जाती है जिससे शोध एवं उसकी विधियों के संबंध में निर्णय लिया जाता है। फिर चौथा आपका प्रदत्तों का विश्लेषण। इन चरण में प्रदत्तों की उच्च बनाने के लिए सांख्यिकीय यानी प्राविधियों को उपयोग किया जाता है। प्रदत्तों के विश्लेषण के माध्यम से
परिकल्पनाओं की पुष्टिकरण किया जाता है एवं प्रदत्तों की विश्लेषण के परिणाम व्याख्या किया जाता है। उसका फिर आपका चतुर्थ आता है कि प्रदत्तों का संकल्पन, यानी कि इसमें प्रदत्तों का संकलन किया जाता है, इसमें छात्रों की परीक्षाओं का अंकन किया जाता है। उसका फिर छठा आपका आता है कि निष्कर्षों का प्रतिपादन, षष्ठ चरण। इस चरण में शोध के विश्लेषण एवं परिणाम पर निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जाता है, जिससे नए ज्ञान की वृद्धि हो जाती है, जिसके माध्यम से क्रियाओं एवं सुधार एवं विकास किया जाता है। तो फिर साहित्यिक शोध का उद्देश्य, हेडिंग डालेंगे आप, साहित्यिक शोध का उद्देश्य का नंबर, शोध का उद्देश्य नए तथ्यों की खोज करना है। खा नंबर आएगा दूसरा नंबर कि शोध में तय या लक्षित विषय, घटना, समुद्र, शक्ति, व्यवस्थित वस्तु आदि का सही रूप में विवरण एकत्रित किया जाता है। फिर तीसरा नंबर कि शोध में विस्मृत एवं अलक्षित तथ्यों के ऊपर प्रकाश डाला जाता है। फिर पांचवा आपका आता है कि यानी कि शोध में एकत्रित सामग्रियों को अनुशीलन एवं विश्लेषण करना, एकाधिक प्रसंगों के सौम्य वैषम्य का शोध प्राप्त करना निर्मित है। उसका फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आता है कि पल्लवन लेखा के आवश्यक सावधानी का उल्लेख कीजिए। यह भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर। इसमें लिखना होगा कि पल्लवन के लिए निम्न नियमों, हेडिंग डालेंगे पल्लवन लेखन में प्रक्रिया अधोलिखित अवांछनीय सावधानियां वंचित हैं। पहला लिखेंगे इसमें आप, इसमें पहला डालेंगे हेडिंग कि पल्लवन में भी प्रत्यक्ष कथन से बचना चाहिए। दूसरा, इसमें पारिभाषिक, अव्यवहारिक, क्लिष्ट और दुरूह शब्दों का प्रयोग वर्जित है। तीसरा, पल्लवन में लंबे लंबे वाक्य यानी कि त्याज्य हैं। चौथा, पल्लवन उत्तम पुरुष से नहीं होना चाहिए। फिर 50, इसमें समाज शैली से बचे। छठा, पल्लवन के लेखन में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सातवां आपका आता है कि असंगत यानी कि अप्रासंगिक बातों का पल्लवन में उल्लेख नहीं करना चाहिए। आठवां, शब्द प्रयोग, वर्तनी और व्याकरणगत अशुद्धियों से बचना चाहिए। नौवां आपका आता है कि पल्लवन करते समय मूल का कोई भाव विचार छूटने न पावे। 10वां, विचार श्रृंखला में क्रमबद्धता और एक सूत्रता का होना वांछित है। फिर 11वां नंबर आपका आता है कि अनावश्यक विस्तार से बचें। 12वां नंबर कि संस्कृतिष्ट और समाज बाहुल भाषा में बचना चाहिए। 13वां नंबर आपका कि मूल के भाव या प्रतिपाद्य विषय को बिना समझे पल्लवन की परिभाषा या आरंभ नहीं करनी चाहिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा नंबर कि संक्षेपण के लिए स्पष्ट निर्देश का उल्लेख कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका ये भी है। आप लोग कह रहे हैं संक्षिप्त यानी कि संक्षेपण के लिए स्पष्ट निर्देशों का उल्लेख। इसमें लिखेंगे कि संक्षेपण में संबंध उल्लिखित नियमों का पालन के बाद भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनके विषय को स्पष्ट निर्देश कर देना अपेक्षित है। वे निर्देश अधोलिखित हैं। पहला आपका आता है कि संक्षेपण में मूल अवतरण में आए हुए उदाहरण, दृष्टांत, उद्धरण और तुलनात्मक विचारों का समावेश वर्जित है। दूसरा आपका आता है इसमें कि संक्षेपण सामान्यतः भूतकाल और प्रत्यक्ष यानी अपरोक्ष कथन में लिखा जाना चाहिए। तीसरा आपका आता है कि इसमें अन्य पुरुष यानी कि इसमें अन्य पुरुष का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, मूल अनुच्छेद के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग त्याज्य है। इसमें पांचवा, इसमें क्लिष्ट शब्दांबर यानी कि शब्दांडवर और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। छठवां कि भाषा सहज, सरल, चुस्त होनी चाहिए, ना कि मुहावरेदार और अलंकारिक। सातवां आपका आता है इसमें दोस्तों कि वाक्य योजना सरल और छोटी नहीं होनी चाहिए। फिर आठवां आता है इसमें टीका और टिप्पणी की आलोचना की छूट नहीं होती है। नौवां आपका आता है कि संक्षेपण में भूमिका तथा उपसंहार का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। 10वां, मूल तथ्य से असंबद्ध तथा अनावश्यक बातों को छांटकर निकाल देनी चाहिए। 11वां नंबर आपका आता है कि आरंभ और अंतिम वाक्य इतना प्रभावशाली होना चाहिए जो मूल विषय के प्रभाव एवं विचारों को स्पष्ट कर दे। फिर नेक्स्ट आता है कि अपनी ओर से संक्षेपक कुछ न जोड़े। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे आप कि संक्षेपण में पर्यायवाची यानी समानार्थी जिसे कहते हैं शब्दों का प्रयोग वर्जित है। ऐसा न करने पर पुनरुक्त दोष आ जाता है। फिर आपका आता है भाव पल्लवन को, पांचवा क्वेश्चन यानी कि
भाव पल्लवन को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब भाव पल्लवन क्या होता है दोस्तों, ऐसा है, आप लिखेंगे संक्षेपण की तरह। पल्लवन भी हिंदी के लिए नावागंतुक है। हिंदी में यह अंग्रेजी भाषा से आया है। इस कारण अभी तक इस पर विद्वानों द्वारा यथेष्ट विचार विमर्श नहीं हुआ है। पल्लवन एक छोटा सा यानी कि सार गर्भित निबंध है। इसमें हम अंग्रेजी शब्दावली में कि मिनिएचर एस्से यानी कि मिनिएचर एस्से और हिंदी में लघु निबंध कह सकते हैं। डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया एवं सुमन सिंह के अनुसार कहा गया है, किसी सूक्ति, भावपूर्ण वाक्यांश या वाक्य, लोकोक्ति, कथन आदि में विविध भावों का विस्तार देकर लिखना विस्तारण या भाव निस्तारण है। भाव विस्तारण है। उसका फिर डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना महोदय जी ने कहा है कि सूत्र रूप में या संक्षेप में व्यक्त यानी कि छोटे में व्यक्त या भाव या विचार के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विस्तार में करके लिखें तो उसे पल्लवन कहते हैं। डॉक्टर ईश्वर दत्त सील के अनुसार कहा गया है कि किसी सूक्ति, सुभाषित अथवा सुसंगठित तथा सुगुम्फित विचार वाले आदर्श वाक्य के मूल भावों का तर्क सम्मत शैली में विभिन्न उदाहरणों और विवरणों को दृष्टांतों द्वारा किया गया है। परिवर्धन या पल्लवन ही विस्तारण है। इसके पल्लवन की विशेषताएं क्या है दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं। संक्षेपण की भांति पल्लवन की एक कला है। एक अच्छे भाव पल्लवन में अधोलिखित यानी निम्नलिखित विशेषताएं का होना आवश्यक है। पहला इसमें आपका आएगा कि भाव पल्लवन में भाव या विचारों का पूर्णता होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें भावों एवं विचारों को क्रमबद्ध और एक सूत्र रूप में रखना अनावश्यक है। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट कि आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें उद्धरणों, दृष्टांतों और अलंकारों का समुचित प्रयोग किया जाता है। फिर चौथा आपका आता है इसमें कि इसमें भाव प्रदान यानी कि भाव प्रधान और अर्थमयी भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर पांचवा, पल्लवन में विवेचनात्मक, भावात्मक, विचारात्मक शैली के अतिरिक्त प्रत्यक्ष और व्यास शैली का भी प्रयोग करते हैं। फिर छठा, विषय के मूल भाव को स्पष्ट करने हेतु इसमें विस्तार का होना अनिवार्य है। तो ये होगा आपका पांचवा यानी कि भाव पल्लवन को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है पॉडकास्ट से क्या तात्पर्य है और ज्ञान दर्शन से आप क्या समझते हैं। ये छठा और सातवां क्वेश्चन आपका है। अब दोस्तों आपको लिखना होगा नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है पॉडकास्ट से क्या तात्पर्य है। पॉडकास्ट का प्रकार, इसमें लिखना होगा आपको कि पॉडकास्ट से तात्पर्य एक मीडिया यानी कि जो पॉडकास्ट है वो एक मीडिया या संचिका से है जो कि इंटरनेट पर फीड के द्वारा प्रसारित की जाती है। यानी कि प्रसारित यानी कि उसके क्या होता है, फीड के द्वारा इसे प्रसारित किया जाता है, जिसे कंप्यूटर तथा पोर्टेबल मीडिया प्लेयरों जैसे आईपैड तथा स्मार्टफोन आदि द्वारा चलाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को पॉडकास्टिंग कहा जाता है या पॉडकास्ट बनाने तथा प्रसारित करने वाले को पॉडकास्टर कहा जाता है। ब्लॉग के संदर्भ में इसका सामान्य सा अर्थ है कि अपने ब्लॉग पर किसी पोस्ट में कोई मीडिया यानी संचिका, ऑडियो, वीडियो आदि डालना जिसे पाठक ब्लॉग पर आकर अथवा RSS फीड द्वारा देख या सुन सके। सामान्य तौर पर ब्लॉग के सामने चिट्ठादार पॉडकास्टर होगा। पॉडकास्ट दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो प्लेबल ऑन डिमांड यानी कि POD, पॉड जिसे कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं इसको हम, यानी कि P से बनता है प्लेबल और ऑन होता है, D से बनता है डिमांड, तथा ब्रॉडकास्ट से है। बाद में इसे इंटरनेट में अन्य साधनों जैसे वेबसाइटों, ब्लॉगों आदि पर भी प्रयोग किया जाने लगा है। जब कई पॉडकास्टरों की वेबसाइटें यानी मीडिया या संचिका के डायरेक्ट डाउनलोडिंग या स्ट्रीमिंग भी प्रदान करती हैं। लेकिन पॉडकास्ट की विशेषता है कि यह ऐसे डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट का प्रयोग करता है जो कि RSS या एटम फीड का उपयोग कर विभिन्न सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः डाउनलोड कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉडकास्टिंग की कई तरीके से की जाती है। कुछ वेबसाइटें पूरी तरह से पॉडकास्टिंग है समर्पित होती हैं, उदाहरण के लिए इंडीकास्ट तथा पाठ भारती आदि। कुछ साइटों का पॉडकास्टिंग के लिए सेक्शन निर्धारित हैं जैसे तर्कस,
पर पॉडकास्ट सेक्शन। जहाँ तक चिट्ठों का सवाल है, हिंदी की में पॉडकास्ट में का अधिक चलन न होने से ऐसा कोई चिट्ठा नहीं है जो पूरी तरह पॉडकास्ट हो। पॉडकास्ट वेब पर सामग्री के ऑडियो प्रसारण का प्रयोग का एक रूप है जिससे कार्यालय में आने यानी जॉगिंग या काम करने के दौरान पॉडकास्ट सुना जा सकता है। मूल रूप से एक पॉडकास्ट एक सामग्री माध्यम है जिससे दर्शकों को ब्लॉग या वीडियो की तरह ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इन दिनों पॉडकास्टिंग की मांग बहुत अधिक है और हर साल इसके श्रोताओं की संख्या बढ़ रही है। फिर सातवां का ज्ञान दर्शन से आप क्या समझते हैं। ज्ञान दर्शन क्या होता है दोस्तों, आपका ये भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। हेडिंग लिखेंगे आप ज्ञान दर्शन से। ज्ञान दर्शन इग्नू का ज्ञान दर्शन है कि जीडी चैनल एक वेब आधारित शैक्षिक टीवी चैनल है जिसमें विद्यार्थी विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम देख सकते हैं। यह भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी कि प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती और इग्नू का संयुक्त उपक्रम है। इग्नू के विद्यार्थी के लिए ज्ञान दर्शन का शुभारंभ 2000 में किया गया था। यह एक 24 घंटे के प्रसारण वाला शैक्षिक चैनल है जो अपने सभी दर्शकों के लिए इग्नू के विभिन्न शैक्षणिक विषयों के कार्यक्रम प्रसारित करता है। हालांकि इग्नू इस चैनल के केंद्रीय एजेंसी पर है, फिर भी यह चैनल प्री स्कूल, प्राइमरी अध्यापक, उच्च माध्यमिक स्कूल के शैक्षणिक कार्यक्रम के साथ कॉलेज और विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्यार्थियों के लिए अपने कार्यक्रम प्रसारित करता है। इसके अलावा नौकरी खोजने वाले, गृहिणी और विभिन्न पेशेवर के लिए भी ज्ञान दर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बहुत उपयोगी और फ़ायदेमंद हैं। इग्नू के वेबसाइट पर विद्यार्थियों के लिए इस चैनल का प्रसारण कार्यक्रम उपलब्ध है। यह चैनल वेबकास्ट पर भी उपलब्ध है ताकि पूरी दुनिया के लोग इग्नू के प्रोग्राम से लाभ उठा सकें। ज्ञान दर्शन अब इग्नू के स्वयं प्रभा चैनल का एक हिस्सा है जिसे हम MHRD चैनल संख्या 25 पर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इग्नू के ज्ञानवाणी और ज्ञानधारा नामक 2 रेडियो चैनल भी हैं जो 60 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं। इस नेटवर्क के माध्यम से लिव फोन इन प्रोग्राम्स बहुत लोकप्रिय है। यहाँ स्टूडेंट के लिए प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च और प्रौढ़ शिक्षा के साथ तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा और प्रसार शिक्षा से संबद्ध प्रोग्राम्स प्रसारित किए जाते हैं। और विद्यार्थी और शिक्षक के लिए ज्ञानवाणी तथा इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग IRC की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। तो इस तरीके से आपको 7वां नंबर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके मैंने बता दिया। उसके बाद में फिर आपको सेक्शन सी के आपके क्वेश्चन हैं। सेक्शन खंड सा में आपको खंड सा के केवल आपको 2 प्रश्न अनिवार्य हैं जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 5 शब्दों में होना चाहिए। पहला आपका 8वां होता है कि सोशल मीडिया पर हिंदी लेखन कौशल को स्पष्ट कीजिए। फिर 9वां क्वेश्चन है कि पत्राचार किसे कहते हैं, पत्राचार के विविध रूपों का उल्लेख कीजिए। 10वां आता है कि प्रारूप किसे कहते हैं, प्रारूप एवं प्रारूपण में अंतर स्पष्ट करते हुए अच्छे प्रारूप के गुण बताइए। उसके बाद फिर 11वां क्वेश्चन आपका आता है कि हिंदी भाषा के विकास में कंप्यूटर के योगदान का वर्णन कीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको सेक्शन सी के आपको अलग से वीडियो अपलोड करा दूंगा जिससे कि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो और आपको जो सबसे ज़्यादा यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको एक एक करके सारा चीज़ बता देता हूँ। और रही बात आपके ये वाले सेक्शन सी के, तो सेक्शन सी की मैं अलग से आपको वीडियो अपडेट कराऊंगा जो कि आपका लॉन्ग होने के कारण आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आएगी, इस वजह से आपको नहीं बताया जाता है। अच्छे से आप लोग तैयार करते रहिए और मैं इसको बहुत ही जल्द आपको अपडेट करा दूंगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ज़रूर लाइक करें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर एक दूसरे को सब्सक्राइब करते, एक दूसरे को शेयर करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होंगे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।